जब आपने बात की पुरानी पेंशन योजना लागू करने की, तो सरकार ने बात की हम एनपीएस लागू करेंगे, और वो अब ला के रख दी यूपीएस। यानी कि उससे भी खतरनाक वाली स्थिति अब आपके साथ होने वाली है। ये मैं नहीं कहता, ये मीडिया रिपोर्टें कहती है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों, आज बात करने वाले हैं पुरानी पेंशन योजना को लेकर, एनपीएस को लेकर और यूपीएस को लेकर। अभी सभी ये टॉपिक ऐसे मुद्दे पर आकर टिक गए हैं जहां कर्मचारी वर्ग बात करते थे कि हमें पुरानी पेंशन योजना चाहिए, लेकिन सरकार कहती रही कि हम जो है एनपीएस में बदलाव करेंगे। अब एनपीएस के अंदर क्या बदलाव किया गया है वो आप सभी जानते हैं, लेकिन किस प्रकार ये आपको बेनिफिट दे सकता है या क्या आपको इसमें नुकसान होने वाला है, वो सभी टॉपिक बारीकी से जानने जरूरी है। और सबसे पहले चर्चा वाला विषय जो रहेगा वो एनपीएस से यूपीएस में आने का क्या होगा, महंगाई राहत जोड़कर कम से कम कितने मिलेगी पेंशन, या क्या प्रोसीजर रहेगा उसका, या क्या उसका बेनिफिट ले सकते हैं, किस वर्ष से शुरू होगा और कितने वर्ष पर जाकर इसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। ये सभी टॉपिक ऐसे हैं जो कर्मचारी वर्गों में कहीं ना कहीं एक असमंजस वाला विषय क्रिएट करे हुए हैं कि कर्मचारी वर्ग ये जानते हैं कि हमें जो है एनपीएस के बाद अब यूपीएस में शिफ्ट होने का प्रावधान रखा गया है। यानी कि उस एनपीएस में जो कर्मचारी इस समय पर मौजूद है वो कर्मचारी अब यूपीएस का चयन कर सकते हैं। यानी कि कुछ एक प्रावधान ऐसा रखा गया है जैसे कि एनपीएस को छोड़कर ओपीएस में रखा गया था, जैसे कि अभी आपने उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वादा किया उसके तहत रखा गया। कुछ कर्मचारी वर्गों के लिए, इसमें केंद्र के कर्मचारियों के लिए अभी विशेषकर कुछ प्रावधान किए गए हैं। बात करते हैं एनपीएस वर्सेस यूपीएस के बारे में चर्चा करेंगे, फिर बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना को तीनों कैटेगरी में बांटने का प्रयास करेंगे। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस से जुड़ने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10 साल की सेवा करनी होगी, तभी इनको इस पेंशन योजना का लाभ मिल पाएगा। वरना जो आप 9 साल के आसपास की सेवा करेंगे तो आप भूल जाइए कि आपको कोई पेंशन मिल पाएगी। कुछ ऐसा प्रावधान रखा गया है। सरकार ने केंद्र कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन देने वाली योजना का ऐलान कर दिया। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस से जुड़ने वाले हजारों कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 की मासिक प्रतिमाह पेंशन देने का विकल्प दिया गया है। इसके साथ महंगाई राहत दर और अन्य भत्तों में भी जुड़ेंगे, जिससे कर्मचारियों को न्यूनतम 15,000 रुपए तक की पेंशन मिलना सुनिश्चित हो सकता है। नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू मानी जाएगी। साथियों, सरकार ने इस योजना में न्यूनतम पेंशन राशि का स्पष्टीकरण प्रावधान भी किया है। इसके 7वें वेतन आयोग के पे बैंड 5200 से 20,200 रुपये में न्यूनतम मूल वेतन वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने पर बड़ी राहत मिलेगी। इस पे बैंड में न्यूनतम मूल वेतन 18,000 और 19,900 रुपये रहेगा। कर्मचारियों को कार्य वर्ष चाहे जितना भी हो, उसकी पेंशन न्यूनतम राशि 10,000 रुपये से कम नहीं होगी। साथ ही साथ पेंशन राशि को महंगाई भत्ते के सूचकांक से जोड़ा गया है। महंगाई राहत डीआर के आधार पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन तीनों का निर्धारण भी हो पाएगा। ये जो योजना यूपीएस निकाली गई है वो कहीं ना कहीं एनपीएस से ही रिलेटेड है। उसमें भी जो आप मानते हैं कि 10% आपका योगदान रहता था, हमेशा से रहा है, और इसमें भी आपका 10% योगदान बना रहेगा। यूपीएस अंशदायी रहेगी, यानी कर्मचारियों को एनपीएस की तर्ज पर यहाँ भी अपने मूल वेतन के 10% का अंशदान करना होगा। हालांकि सरकार ने यूपीएस में कर्मचारियों को राहत दी है और अतिरिक्त योगदान नहीं बढ़ाया है। वहीं सरकार एनपीएस में 14% योगदान कर रही है, जिसमें यूपीएस में बढ़ाकर 18.5% किया गया है। तो माना जा रहा है कि अब इस योजना में कर्मचारियों को योगदान मिलकर 28% हो गया है। महीने में जमा होगा। सरकार की ओर से दिए गए योगदान वाले समीक्षा हर 3 साल में बढ़ती रहेगी। इन सभी टॉपिक के अलावा चर्चा करते हैं कि यूपीएस से आखिर कौन जुड़ सकता है। सरकार के मुताबिक जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं, उन्हें यूपीएस से जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा एनपीएस अपनाने वाले कर्मचारियों पर सेवानिवृत्ति हो चुके वे सभी अपना सकते हैं। ऐसे कर्मचारी को एनपीएस फंड की राशि का समायोजन करने के बाद पेंशन मिलेगी। अगर उनका कोई एरियर बनेगा तो उसका भुगतान ब्याज सहित सरकार करेगी। कोई एक ऐसा योजना चुन पाएंगे। सरकार ने कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस दोनों किसी एक विकल्प रखा है। ये खुला एक प्रावधान है कर्मचारियों के लिए
कि आप इन दोनों योजनाओं में से किसी एक योजना को चुन सकते हैं। कर्मचारी अपने फायदे की गणना करके इसमें से किसी एक को चुन सकते हैं। अब जो इसमें प्रावधान होगा वो 31 मार्च 2025 से पहले एकीकृत पोर्टल तैयार करेगी, जिसके माध्यम से कर्मचारी एनपीएस या यूपीएस से चुनाव करके कर सकेंगे। एक बार विकल्प चुनने के बाद उन्हें बदला नहीं जा सकता। तो आप जब भी इसका चयन करें, क्योंकि सरकार का जो कहने का जो मत है वो केवल इतना है कि हम जो प्रावधान अब आपके लिए लाए हैं उसमें जो ये जो शर्तें रखी गई हैं उसमें आप चयन प्रक्रिया के दौरान देख पाएंगे या पहले ही इसको क्लियर कर दिया गया है कि आप जो इसमें से केवल एक विकल्प चुन सकते हैं। चाहे आपको एनपीएस अच्छी लगती हो तो एनपीएस में रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको यूपीएस अच्छी लगे या इसके प्रावधान कुछ अच्छे लगे तो आप यूपीएस रख सकते हैं, यानी कि उसमें अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो आने वाले समय में आपको उसके अकॉर्डिंग ही पेंशन मिल पाएगी। एनपीएस से यूपीएस में आने पर क्या होगा? कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में आता है तो सेवानिवृत्ति पर उसे ग्रेच्युटी मिलेगी। एनपीएस में इसका विकल्प नहीं है। वहीं यूपीएस में एक मुफ्त भुगतान के तौर पर 30 वर्ष की सेवा के लिए एक कर्मचारी को प्रति माह का वेतन अलग से सेवानिवृत्ति होने पर मिलेगा। एनपीएस में कुल पेंशन फंड से 60% एक मुफ्त राशि कर्मचारी को मिलती है। बाकी बची 40% राशि पेंशन प्लस अनिवार्य खरीदनी पड़ती है। इससे पेंशन राशि शेयर बाजार से मिलने वाले मुनाफे पर निर्भर रह जाती है। इसके उल्टा यूपीएस में सरकार इस जोखिम को कम करती है और न्यूनतम पेंशन की गारंटी सुनिश्चित करती है। इसके साथ ही साथ एक सवाल और खड़ा होता है कि वीआरएस लेने वाले कर्मचारी आखिर इसका लाभ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। जो कर्मचारी नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वीआरएस ले चुके हैं वे भी यूपीएस को अपना सकते हैं, लेकिन उनके लिए 25 साल की सेवा का प्रावधान लागू होगा। इसका मतलब कि उन्होंने 60 वर्ष की उम्र तक पूरी होने का इंतजार करना होगा। उसके बाद यूपीएस से जुड़ सकेंगे, लेकिन इस दौरान उन्हें बाकी सुविधाएं मिलती रहेंगी। कर छूट के नियमों को जल्द लगेगा लागू। वर्तमान में एनपीएस में योगदान करने वाले कर्मचारी धारा 80C/D1 के तहत बेसिक प्लस डीए के आधार पर 10% कर कटौती के लिए पात्र होंगे, जो धारा 80C/CA के तहत 1.5 लाख रुपए की कुल जमा राशि के भीतर होगा। वहीं 1.5 लाख रुपए की कुल सीमा के अलावा 50,000 तक की कटौती का लाभ भी उठा सकते हैं। हालांकि यूपीएस के तहत कुछ कर छूट के नियम अभी अधिसूचित नहीं किए गए हैं। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इन्हें जारी कर सकती है। इस तरह होगा पेंशन की गणना। अगर हम मानते हैं कि पेंशन की गणना किस आधार पर, किस एंगल पर होगी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर कर्मचारियों ने 25 वर्ष की सेवा दी है तो उसे अंतिम कार्य वर्ष के 12 महीने के औसत मूल वेतन की 50% राशि बतौर पेंशन के रूप में मिलती रहेगी। उसका सेवा काल जो रहेगा 10 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच होगा। तो पेंशन की राशि समय अनुसार आवंटन आधार पर तय होगी। साथ ही साथ इसमें महंगाई भत्ता राहत डीआर भी जोड़ा जा सकता है। वर्तमान सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए डीआर 50% मौजूदा स्थिति में बना हुआ है। अब इसमें चर्चा करते हैं कैलकुलेशन को लेकर। 25 वर्ष की नौकरी पर क्या बनेगा आपकी पेंशन का औसतन मूल वेतन। यदि कर्मचारी का औसतन मूल वेतन 50,000 रुपये है तो उसे 50% तौर पर 25,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन बनेगी। इसमें डीआर अलग से मिलेगा। 15 साल की सेवा पर 25 साल की सेवा जगह 15 साल की अनुपात को मानते हैं तो 15/25 के आधार पर आपको पेंशन बन पाएगी। यानी कि कितना होगा मैं आपको बता देता हूँ। पेंशन बनेगी 25,000 को हम गुणा करेंगे 15 से और भाग करेंगे 25 से, तो लगभग 15,000 रुपये की आपकी पेंशन मिल पाएगी। प्लीज इसमें डीए जो होगा या डीए डीआर आपको मिलता रहेगा। 10 साल की सर्विस पर सेम फॉर्मूला लागू रहेगा और जो आपकी पेंशन बनेगी वो 10,000 रुपये मात्र बन पाएगी। लेकिन आपको इसमें एक चीज योग्य जो जानने वाला विषय है वो ये है कि कम से कम आपकी जो पेंशन है उसको पाने के लिए आपको 10 वर्ष की सेवा यानी कि 9 साल 6 महीने की सेवा आपको देनी होगी, तब जाकर आप पेंशन का अधिकार पा सकते हैं। अगर इससे कम समय में आप अपनी जॉब छोड़ते हैं, स्वेच्छा से छोड़ते हैं या कुछ कारण ऐसा हो गया कि आपको नौकरी छोड़नी पड़ी, तो आप पेंशन का हकदार नहीं रह पाएंगे। अब नई योजना में पंच क्या है उसको समझते हैं। यूपीएस में पूरी पेंशन पाने के लिए न्यूनतम 25 साल की सेवा का पूरा कार्यकाल करना होगा। अगर सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल है
तो सरकारी नौकरी में 35 साल की उम्र तक शामिल होना जरूरी होगा, नहीं तो पेंशन की राशि सामुदायिक या समानुपात आवंटन के अनुसार बनेगी। यानी कि जो आपकी समय सीमा अवधि होगी नौकरी की, उसके आधार पर आपको पेंशन मिलने लगेगी। पुरानी पेंशन व्यवस्था में जहां कर्मचारियों को उसकी आखिरी वेतन का 50% पेंशन के तौर पर मिलता रहा है, वहीं यूपीएस में आखिरी 12 महीनों के औसत मूल वेतन के आधार पर पेंशन मिलेगी। यानी कि जो आपकी पूरी सेवा काल अवधि होगा उसको एक कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि पुरानी पेंशन योजना में। लेकिन यूपीएस जो पेंशन का प्रावधान किया गया है, उसमें आपके जो 1 साल की समय अवधि होगी उसके आधार पर आपको पेंशन दी जाएगी। ओपीएस में पेंशन की राशि का कर मुक्त होती है, जो यूपीएस में नहीं होगी, यानी कि इस पर आपको ब्याज देना होगा। इसका लाभ फिलहाल सिर्फ उन सभी सरकारी कर्मचारी को मिलेगा जो 1 जनवरी 2004 से पहले शामिल हुए हैं। हमारी वीडियो बनाने का तब मकसद सफल होता है तब जाकर आप ये समझ सके कि मैं इसकी अच्छाइयाँ भी बताऊं और इसकी साथ ही साथ बुराइयाँ भी बताऊं। तभी जाकर कर्मचारी वर्ग मुझ पर भी विश्वास करेंगे और जो मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं उस पर भी विश्वास करेंगे, ताकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जैसे कि कर्मचारी वर्ग चाहता है, यानी कि जो सच्चाई की तरफ लेकर चले। सरकारी नौकरी में कई बार कर्मचारियों को आखिरी वक्त तक प्रमोशन मिलता है, जिसमें उनका आखिरी वेतन ऊंचा हो जाता है। ओपीएस में आखिरी पूरे वेतन पर पेंशन की गणना होती थी, लेकिन यूपीएस में इसका फायदा नहीं मिलेगा। अब इसमें समझने योग्य हमारी एक बात बनती है। मान लीजिए कि आज हमारी जो सैलरी का बेस है वो 1 लाख रुपए बनता है। किसी भी सरकारी कर्मचारी का उसकी सेवा अवधि पुरानी पेंशन योजना के तहत स्टार्टिंग में बात करते हैं, फिर बात करेंगे यूपीएस के तहत। तो उसकी जो आखिरी सैलरी वेतन का बेस बना 1 लाख रुपए बना, तो अनुमानित तौर पर मान सकते हैं कि 50,000 उनकी जो पेंशन होगी वो बन पाएगी। तो अब यूपीएस में इसका उल्टा प्रावधान किया गया है। अब जैसे जैसे सरकारी कर्मचारियों का लेवल बढ़ता है या उम्र की सीमा बढ़ती है या फिर एक दायरा पद बढ़ता रहता है, तो उनकी पेंशन अवधि में भी जो वृद्धि है, सैलरी के साथ साथ पेंशन में भी वृद्धि होती रहती है, क्योंकि जितना बड़ा पद होगा या जितनी ज्यादा सैलरी होगी उतना ही ज्यादा आपको कंट्रीब्यूट बढ़ता रहेगा। 10% के हिसाब से ही मान सकते हैं। लेकिन अब सेम मुद्दा वही रहेगा कि 12 महीनों के औसत आधार पर आपकी पेंशन राशि बन पाएगी। लेकिन पुरानी पेंशन योजना में ऐसा नहीं था। आपको करमुक्त राशि थी, उस पर कोई ब्याज भी नहीं था, लेकिन आपकी जो पेंशन राशि थी वो आपकी आखिरी सैलरी का मूल वेतन के आधार पर 50% दिया जाता था। कर्मचारी संगठनों की आपत्ति क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यूपीएस पर कुछ कर्मचारी संगठनों ने आपत्ति भी जताई है। उनका कहना है कि हमारी मांग सेवानिवृत्ति पर 50% मूल वेतन और डीए-डीआर के बराबर पेंशन देने की थी। साथ ही सेवानिवृत्ति पर जीपीएफ की तरह ही हमारे पैसा वापस कर दिया जाए, लेकिन सरकार नई पेंशन व्यवस्था में वह पैसा लेगी, यानी कर्मचारी को 10% और खुद का 18.5% भी रहेगा। कर्मचारियों को अपने वाले योगदान में से केवल 6 माह के बराबर एक मुफ्त राशि मिलेगी। ऐसी स्थिति में तो यूपीएस की बजाय एनपीएस ज्यादा बेहतर रहेगी। अब साथियों, मुझे लगता है कि मेरी जो बातें हैं उसे विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप मेरी वीडियो का अंत जरूर सुनते जाना, क्योंकि आपने अगर इतना समय लगाया है अपने बेनिफिट के लिए लगाया है। तो इसमें पहली बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार की तरफ से इतने प्रावधान किए गए थे जिससे कर्मचारी वर्गों ने कोई नाराजगी नहीं जताई। जो भी पेंशन योजना सरकार ने निकाली, स्टार्टिंग की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट साबित हुआ। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि एनपीएस के तहत जब सरकार ने 2004 के बाद जो भर्ती कर्मचारी थे उनको बदलाव करने का प्रयास किया, तो उससे कर्मचारी नाराज नजर आए। अब बात करते हैं यूपीएस को लेकर। सरकार ने एक नई प्रक्रिया आपके सामने रखी, माननी आपको पड़ेगी, क्योंकि आपका इस पर कोई हक और अधिकार नहीं चलने वाला। जब आपने बात की पुरानी पेंशन योजना लागू करने की, तो सरकार ने बात की हम एनपीएस लागू करेंगे, और वो अब ला के रख दी यूपीएस, यानी कि उससे भी खतरनाक वाली स्थिति अब आपके साथ होने वाली है। ये मैं नहीं कहता, ये मीडिया रिपोर्टें कहती है। मेरा काम है आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना, और आप लोग का काम है चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने विश्वास किया है, वीडियो यहाँ तक देखिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको सभी भी बातें बताने का प्रयास किया है जिससे कि कर्मचारी वर्गों को कहीं ना कहीं बेनिफिट साबित हो सके। अगर इसमें भी कोई आपको कमी नजर आई हो तो आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। सबसे बड़ी कमी क्या नजर आई मुझे, कि आप जो कमेंट्स करते हैं उसमें आपकी जगह का नाम नहीं लिखते। बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट्स करते हैं और ऐसे कमेंट्स भी करते हैं
जिससे कि मान लीजिए कि आज जो एनपीएस के तहत पेंशन मिल पाती है वो कितनी कितनी पेंशन मिल पाती है। अगर यूपीएस के तहत अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपको जब तक आपका पैसा रहेगा तब तक आपको उस पर ब्याज देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा प्रावधान सरकार ने अभी हाल ही के वक्त में किया था कि जो आपका पैसा एनपीएस के तहत रिटायर हुए हैं तो आप ओपीएस का लाभ जब चुन सकते हैं कि आप जो है सारा पैसा वापस जमा कर दें। अगर ऐसी स्थिति इस यूपीएस में बनती है तो मान लीजिए कि आप उसका पैसा तक नहीं दे पाएंगे तो आपके सामने सही मुद्दा रहेगा एनपीएस वाला। साथियों, मेरा काम है आपको नॉलेज प्रोवाइड करना, चाहे कैसा भी हो टॉपिक मैं हमेशा लाने का प्रयास करता हूँ। चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ मिलते रहेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।